गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सेट नंबर 17 का जो है ये प्रैक्टिस सेट जो है टेस्ट, इसके लिए हम लोग आए हैं। लेकिन इसमें एक बात मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ आपको कि आज सर्वर प्रॉब्लम की वजह से जो है क्लास लाइव नहीं हो पाया। तो ये रिकॉर्डिंग क्लासेस है, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ और करने के बाद इसको डाल दिया जाएगा, आप इसको सर्च करेंगे। अगर कोई समस्या होगी तो अगले क्लास में आप जो है हमसे मैसेज के माध्यम से फिर जुड़ सकते हैं, ठीक ना। तो एक रिकॉर्डेड क्लास है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन। पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स की बात की गई है, तो वो मृदा यानी मिट्टी से प्राप्त करेंगे, तो करेक्ट आंसर इसका ए हुआ, ठीक है। अपने पोषक तत्व को प्राप्त करते हैं बेसिकली ये मिट्टी से। पर्णहरित की जहां तक बात है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होता है। प्रकाश संश्लेषण, और इस प्रकाश संश्लेषण में आपके पास पर्णहरित तो चाहिए ही चाहिए। क्लोरोफिल, सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और तब जाके पौधे अपना खाना जो भोजन होता है वो बना पाते हैं, ठीक। इस पर्णहरित में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी धातु होती है, तो मैग्नीशियम धातु होती है। मैग्नीशियम धातु के कारण इसका रंग हरा होता है। इसका रंग हरा होता है, हरा होता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पे निकला मिट्टी। मिट्टी से कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्व को पौधे प्राप्त करते हैं और तब जाके वो अपना ग्रोथ करते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और उसके बाद वायुमंडल को ही जो रिटर्न करेंगे वो होगा ऑक्सीजन, ठीक। इसमें ध्यान रखिएगा, एक चीज और भी जरूरत है जो H2O है, बिना पानी के तो खाना बन नहीं सकता है, तो पानी की ही आवश्यकता इनको होती है, ठीक है। इतनी चीजों की आवश्यकता होती है। अब आते हैं, तो ये पॉइंट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। करेक्ट आंसर हमारे पास बना मिट्टी यानी मृदा। अब जरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आइए। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ये कह रहा है। मलेरिया। मलेरिया एक्चुअली में प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम, ठीक। और प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि मलेरिया बैक्टीरिया या वायरस से नहीं होता, फंगी से नहीं होता, ये एक प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक। स्कर्बी, स्कर्बी ये विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी, ठीक है, इसको हम एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। विटामिन सी को विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। रिकेट्स बच्चों में बेसिकली होती है, हड्डी वगैरह का कमजोर होना। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। कैल्सीफेरॉल, ये भी याद रखिएगा, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहा जाता है, ठीक है। ट्यूबरोक्लोसिस जो होता है, ये माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्रियम ट्यूबरोक्लोसिस, ट्यूबरोक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। क्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो कंक्लूजन है वो ये निकल रहा है, ट्यूबरोक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस बैक्टीरिया से हो गया। मलेरिया एक्चुअली में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से हो गया, ठीक है। ये
जो अस्कर्वी है ये विटामिन सी से होती है। एस्कॉर्बिक अम्ल जिसको कहते हैं विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, इसको कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत इसमें से नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट जब डिकम्पोज होगा, जब कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होगा, अपघटन, तो अंतिम रूप से जो कुछ भी बनेगा वो आपका ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज का अंतिम अपघटन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो करेक्ट आंसर तो यहाँ बी हो गया, यानी ग्लूकोज का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सरल और एक होते हैं जटिल। सरल में जैसे आपके पास आ गया ग्लूकोज, जो सबसे सिंपल में गया। ठीक है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, दूध में जो होता है गैलेक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज जो गन्ना में होता है, सबसे मीठा यही होता है, सबसे मीठा होता है ये, मीठा होता है। ठीक है, फ्रक्टोज, ये सारे आपके आते हैं सरल में। जटिल की जब बात करें तो इसमें से दो बन जाते हैं, एक होता है डाइसेकेराइड्स, सेकेराइड्स, और एक होता है ट्राइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स। ठीक है, डाइसेकेराइड्स और ट्राइसेकेराइड्स। डाई में क्या होता है कि सिंपल वाला जो है इसके दो मोलेक्यूल होते हैं, ट्राई में दो से अधिक होते हैं। जैसे डाई की बात अगर की जाए तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज अगर मिल जाए तो बनता है माल्टोज। ये माल्टोज किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये डाइसेकेराइड्स का हो जाएगा। माल्टोज कहाँ मिलेगा? अंकुरित अनाज में पाया जाएगा, अंकुरित अनाज में पाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया माल्टोज। उसी तरह से ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, लैक्टोज जब मिलाते हैं आप, सॉरी, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जब मिलाते हैं, गैलेक्टोज, तो बन जाता है ये लैक्टोज, लैक्टोज। और ये क्या दूध में पाया जाता है। तो ये सारे डाइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, जब ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज मिल जाएगा, ग्लूकोज के साथ मिल जाएगा फ्रक्टोज, तो बनेगा सुक्रोस, तो सुक्रोस बनेगा। ठीक है, सुक्रोस बनेगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से डाइसेकेराइड्स होते हैं। ट्राइसेकेराइड्स में आपका स्टार्च आ जाएगा, स्टार्च, ग्लूकोजन, ये सब ट्राइसेकेराइड्स में आएंगे। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का पूरा यहाँ पे कंसेप्ट होता है। करेक्ट आंसर हो गया 3 का बी, 3 का बी ग्लूकोज। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए, जिसको नोबेल एलिमेंट कहा जाता है, नोबेल एलिमेंट। ठीक है, इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये लिस्ट रिएक्टिव होती है, लिस्ट रिएक्टिव मतलब सबसे कम क्रियाशील या न्यूनतम क्रियाशील, सबसे कम ये क्रियाशील होती है। एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, न्यूनतम क्रियाशील होती है, लिस्ट रिएक्टिव होती है, किसी के साथ ये किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती है। अभिक्रिया नहीं करने के कारण से जिसको अगर कहीं भी रख दिया जाए तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा ये प्रेजेंट रहती है। इसको हम नोबेल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, लिस्ट रिएक्टिव। और इसीलिए ये प्रकृति में शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है, क्योंकि किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ये पॉइंट सही है। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, बिल्कुल गलत है। उत्कृष्ट धातु के उदाहरण अगर हम देखें नोबेल एलिमेंट के, तो इसमें से क्या क्या आएगा? जैसे सोना आ जाएगा, गोल्ड, सिल्वर आ जाएगा, प्लेटिनम आ जाएगा, पैलेडियम आ जाएगा। ये सभी उत्कृष्ट धातु के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, ये सभी उत्कृष्ट हैं। यूरेनियम सीसा नहीं होता है। तो 2 तो चला गया, तो 4 का जो आंसर है कुल मिला के केवल एक सही है, तो एक आया, बी आंसर सही हुआ। यहाँ ध्यान रखना है एक बात और, सबसे अस्थाई तत्व किसको कहते हैं? सबसे अस्थाई तत्व, तत्व तो आंसर होगा उसको कहेंगे हम सीसा को। सीसा सबसे अस्थाई तत्व हम सीसा को बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेडियो सक्रिय पदार्थ का जब विखंडन होता है तो विखंडन के बाद जो तत्व है वो बदलता रहता है, और बदलने के बाद जब वो अंत में जहां पहुंचता है वो सीसा होता है। इसलिए सीसा को मोस्ट स्टेबल एलिमेंट या सबसे अस्थाई तत्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यूरेनियम की जहां तक बात है, तो यूरेनियम को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ, सक्रिय पदार्थ, क्योंकि इसमें से 3 प्रकार की विकिरण अल्फा, बीटा और गामा निकलती है। अल्फा हीलियम पार्टिकल कहलाती है, जिस पर प्लस चार्ज होता है। बीटा इलेक्ट्रॉन कहलाती है, नेगेटिव चार्ज होता है इस पे, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये होता है, नेगेटिव चार्ज हो गया। गामा कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं, ये आवेशहीन होती है। गामा पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, ठीक। ये व्यवस्था थी, इसको ध्यान में रखना है। इतने पॉइंट्स इसमें थे, ठीक है। अब आते तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर 1 हो गया, मतलब बी हो गया। एक ही बात सही है, दूसरी बात सही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्न कथनों पर विचार करें, विचार करना है। शुद्ध जल में यानी डिस्टिल्ड वाटर में नमक को घोलने से जब नमक को मिलाया जाता है तो जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक सामान्यतः कितना होता है? सामान्यतः जल का क्वथनांक जो है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ कहाँ होता है ये होता है पृथ्वी की सतह पर। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की सतह पर जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सामान्यतः। लेकिन जब आप उस सामान्य जल में, शुद्ध जल में नमक डाल देते हैं तो क्वथनांक उसका बढ़ जाता है, यानी 100 डिग्री पर अब पानी नहीं उबलेगी, उससे अधिक टेम्परेचर पर उबलेगी। 2 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री जो भी हो जाए, 103, 104 पे बॉयल करे, ठीक है, बढ़ जाता है। लेकिन उसका हिमांक, हिमांक मतलब जहां पर वह बर्फ में बदलना प्रारंभ करती है। हिमांक का मतलब 0 डिग्री हम मानते हैं, पानी का बर्फ में बदलना प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है, इसको हम हिमांक कहते हैं। लेकिन उसका हिमांक घट जाता है, यानी 0 से कम ही तापमान पर जो है वो जो है वो बर्फ बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा इस बात को, हिमांक उसका जो है वो घट जाएगा। तो ये होता है पहला पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है ये। दूसरा, कि जब जल में मिथाइल अल्कोहल को डाला जाता है तो जल का क्वथनांक घट जाता है, बिल्कुल बात सही है। मिथाइल अल्कोहल क्या है? एक वाष्पशील पदार्थ है, वाष्पशील पदार्थ है। तो जब वो वेपर के रूप में पानी को उड़ा के लेके निकल जाएगा, जब उसमें डालेंगे तो निश्चित तौर पर क्वथनांक क्या होगा? पानी का घट ही जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उसकी घट जाएगी वाष्पशील पदार्थ होने के कारण से। तो इस तरह से सेकेंड भी पॉइंट सही है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हो गया 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं पानी के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जल या पानी जब अवस्था परिवर्तन करती है, अवस्था परिवर्तन करती है, तो तापमान निश्चित होता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, निश्चित होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सेंटीग्रेड पर बर्फ, बर्फ पानी में बदलना प्रारंभ करती है, प्रारंभ करती है, तो सारा का सारा बर्फ पानी बन जाएगी, लेकिन तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। मेरी बात समझ लीजिए। करती है तो
सारा बर्फ पानी में बदल जाता है, जबकि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। इसका क्या मतलब हुआ कि बर्फ यानी ठोस, पूरा ठोस द्रव बन गया, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहा। तो अवस्था परिवर्तन हुआ ठोस से द्रव, तापमान निश्चित रहा 0 डिग्री। उसी तरह से अगर ये एक बर्तन है, इस बर्तन में पानी है, इसको हमने गर्म करना शुरू किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगी। ये पानी जो है ये वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगी और पूरा पानी वाष्प बन जाएगी। ये पूरा बर्तन खाली हो जाएगा, लेकिन तापमान आपको 100 डिग्री ही दिखेगा। जब पूरा बर्तन खाली हो जाएगा, उसके बाद तापमान बढ़ेगा। और किसका बढ़ेगा? इसमें पानी तो बचा नहीं, तो बर्तन का तापमान हम बढ़ा सकते हैं। 100 के बाद 101, 102। तो यहाँ भी हमने देखा कि द्रव से गैस, पानी ने अपनी अवस्था को बदला, लेकिन तापमान निश्चित रहा। तो ये लाइन हमेशा याद रखिएगा कि जल जब अवस्था परिवर्तन करती है तो तापमान हमेशा उसका क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का तो करेक्ट आंसर ये हो गया 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 पे, एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा होता है। एक लड़का एक दर्पण के सामने, एक लड़का ये है, ठीक है, ये एक दर्पण के सामने खड़ा है, कोई दर्पण है मानकर चलते हैं। वह अपना सीधा प्रतिबिंब दिखता है। तो सीधा प्रतिबिंब दो ही दर्पण में बनता है, सीधा बनेगा दो में ही। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन निकालने का तरीका क्या है। सीधा कह रहा है, या तो उत्तल दर्पण होगा या समतल दर्पण होगा, दो ही में बनेगा। ठीक है, समतल में क्या होगा? वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर, और यहाँ वस्तु के आकार से छोटा बनता है। वस्तु के आकार, वस्तु के आकार से छोटा बनता है। ठीक, छोटा उत्तल में, जिसकी ऊंचाई, उसकी वास्तविक ऊंचाई 1/5 है, वास्तविक ऊंचाई से 1/5 है। हाँ, जो भी उसकी मतलब छोटा बन रहा है। तो ये तो कट गया समतल वाला, तो बचा क्या? उत्तल बचा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। तो 6 का आंसर हो गया बी। ठीक है, अवतल दर्पण की जहां तक बात करें, अवतल, इसमें छोटा एवं बड़ा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, बनते हैं। ठीक है, इसमें यह भी ध्यान रखिएगा, अवतल में हमेशा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यह ध्यान देना है। प्रतिबिंब बनता है हमेशा, ठीक है, अवतल में। उत्तल में, अवतल में, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक है। अवतल में काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों, काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, बनते हैं। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब बनता है, बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में हमेशा, अवतल दर्पण में काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों बनेगा। वस्तु कहां खड़ी है दर्पण से उस पर निर्भर करेगा। ठीक, अवतल दर्पण जो होता है, इसको, इसमें समतल, जो अवतल दर्पण होता है, इस अवतल दर्पण को हम कन्वर्जिंग मिरर
या अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण देखिए ऐसा होता है, ये इस पर जब लाइट गिरेगी अवतल दर्पण पर, तो इस तरह से एक पॉइंट पे ये कंसंट्रेट कर देगी लाइट को। एक पॉइंट पर जमा करने के कारण से ये बनी अभिसारी, ठीक। ये हो गया आपका अवतल। जब उत्तल की बात होती है तो ऐसी बनती है। इस पर जब लाइट गिरती है तो इस तरह से वो फैलाने का काम करती है, वो मिलाती नहीं है लाइट को, वो इस तरह से फैलाती है। फैलाने के कारण से इसको कहते हैं, ये उत्तल है, इसको कहते हैं अपसारी, है ना। ये कारण होता है। जो प्रकाश को फैला दे बड़े एरिया में, अपसारी। जो एक पॉइंट पर ला दे, अभिसारी, ठीक है। इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि, क्योंकि प्रकाश का स्कैटरिंग होता है, ठीक है। कोहरा का मतलब क्या होता है? कोहरा का मतलब ये होता है कि जो हमारा वायुमंडल है, ठीक, इस वायुमंडल में जब वाष्प जल में परिवर्तित हो जाता है और वो धूल के कण पे जाके गिर जाता है, तो इस प्रकार के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, वही धुंध कहलाता है। जिसके कारण से, ठीक है। अब जब इस पे सन की लाइट आती है तो क्या होता है कि सन की लाइट इस धूल और वाष्प के कण से, जल के कण से टकराती है और टकरा के अपने डायरेक्शन को बदल लेती है। बदलने के कारण से वो स्पष्ट दूर तक नहीं जा पाती, हम और आगे की चीजों को देख नहीं पाते हैं। तो इसको कहते हैं प्रकीर्णन होना, है ना, अपने डायरेक्शन को बदल के फैल जाना लाइट को, ये कहते हैं प्रकीर्णन। तो कोहड़ों की बूंद द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है ना। स्कैटरिंग की घटना यहाँ होती है, स्कैटरिंग, जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें हो गया सी। 7 का करेक्ट आंसर जो है वो हमारा सी हो गया। अच्छा एक बात और, तो कोहरे को, कोहरे को हटाने के लिए, हटाने के लिए क्या होता है? हटाने के लिए इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड, जिसको कहते हैं अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, किया जाता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सप्लाई लाइन जो होती है उसमें शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए। एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि जो पावर डेसिपेशन होता है, पावर डेसिपेशन, डेसिपेशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, वोल्टेज के, ठीक है। वोल्टेज, वोल्टेज जहां बढ़ेगा वहां पावर डिसिपेशन घटेगा, यानी शक्ति क्षय। और जहां वोल्टेज घटेगा वहां शक्ति क्षय बढ़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि शक्ति को उच्च वोल्टता पर क्यों करते हैं? उच्च वोल्टता पर, ताकि पावर का जो डिसिपेशन है, शक्ति का जो क्षय है, वो न्यूनतम किया जा सके और उससे अधिकतम कुशलता हासिल किया जा सके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 8 का यहाँ पे आ गया बी। ये लाइन आप याद रखेंगे। करेक्ट आंसर आपका आ गया यहाँ पर बी। अब आते हैं 9 पे। बिहार के किस जिले में तेलहड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? तो पूरा याद करना है, तेलहड़ वाला कैमूर में है, याद कीजिएगा इसको। कैमूर में तेलहड़ जलप्रपात है। रोहतास में अ, सुखलदरी, दुर्गावती, दुर्गावती, धुआं कुंड, ये सारे जलप्रपात रोहतास में है। नवादा में फेमस है ककोलत जलप्रपात, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ कैमूर हो गया। तिलहड़ जो है वो कहाँ है? कैमूर में है। रोहतास में ये सारे हैं, सबसे अधिक रोहतास में ही है। सुखलदरी, दुर्गावती, धुआं कुंड, ठीक है। एक जियार कुंड जो है, जियार कुंड, ये भोजपुर जिले में है, ये भी याद रखिएगा, भोजपुर, ये भोजपुर जिले में है, ठीक है, जियार कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा होता है? जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसका ध्यान दीजिएगा, सोलर मंडल का 99% द्रव्यमान
द्रव्यमान सूर्य में निहित है, सूर्य में निहित होता है। ठीक, जब सूर्य में निहित होता है तो सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस है। इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती है, तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पे सन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सौर मंडल के भाग कितनी के अवयव हम मैं लिख रहा हूं, कंपोनेंट। अवयव यानी कंपोनेंट। अगर ऐसा पूछ दे कंपोनेंट क्या क्या होता है, तो ध्यान दीजिए इसमें कंपोनेंट में एक तो सूर्य हो गया सौर मंडल में, उसके बाद ग्रह हो गए 8, फिर उपग्रह हो गए, हो गया ये। उसके बाद आइए धूमकेतु, धूमकेतु, ठीक है, क्षुद्र ग्रह जिसको एस्ट्रॉयड्स कहते हैं, ये मंगल एवं बृहस्पति, बृहस्पति के बीच पाया जाता है। एक और एक होता है उल्का पिंड, उल्का पिंड। इतनी चीजें सौर मंडल के हिस्से के रूप में आती है, ये सारी चीजें आती है सौर मंडल के हिस्से के रूप में। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा सूर्य का जो भाग हमें दिखता है पृथ्वी पर से, दिखता है उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर कहा जाता है, फोटोस्फेयर कहा जाता है। इस प्रकाश मंडल का जो टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। और सूर्य का जो भाग सूर्य ग्रहण के टाइम पे दिखता है, सूर्य ग्रहण के समय दिखता है, उसे कोरोना कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट को ध्यान में रखिएगा। तो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन हो गया? सूर्य हो गया, सूर्य हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे, पृथ्वी की 3 परत होती है, ठीक है, उसमें सबसे आंतरिक परत निफे, निफे मतलब यहाँ पर होता है निकेल एंड आयरन, ठीक है, उससे बना हुआ है। निकेल में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो निकेल आयरन की है, यहाँ पे फेरम यानी वायरन का ही हिस्सा, तो ये करेक्ट आंसर हो गया निकेल आयरन। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम, इसको सिलिकन एल्यूमिनियम, सियाल भी कहते हैं इसको, सियाल, ये किसका होता है? ये पृथ्वी की भूपर पट्टी का होता है, भूपर पट्टी यानी अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट किससे बना हुआ है? सिलिकन और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। अगर ये पूछे पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह की जो मिट्टी होती है, ठीक है, पृथ्वी, ये पूरे भूपर पट्टी की बात है, सिलिकन एल्यूमिनियम जो 10-15 किलोमीटर तक का है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सबसे अधिक, सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो वो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है। यही ऑक्सीजन हमारे ह्यूमन बॉडी में भी सबसे ज्यादा होता है, मानव शरीर में, और पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, तत्व में सिलिका और मैग्नीशियम को सीमा कहते हैं, सिलिकॉन मैग्नीशियम, इसको सीमा कहा जाता है। और ये जो है मेंटल में पाई जाता है, मेंटल, मेंटल में, ठीक है, मेंटल में ये पाया जाता है। कौन? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या निकला? ए, 11 का ए। 12 पे आइए। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना देने वाले कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है WM डेविस, एक राइटर का नाम है। इन्होंने भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना दी थी। ठीक है, किस प्रकार से अपर्दन का चक्र चलता रहता है धरती पर, इसके बारे में बताया था। अपर्दन यानी एरोजन जिसको कहते हैं, एरोजन, ठीक है, नदियों के द्वारा मिट्टी काफी अधिक मात्रा में, चट्टान को तोड़ना, मिट्टियों को लाना, इन सब की घटनाओं के बारे में। तो 12 का हो गया आपके पास सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि, ये पॉइंट है,
राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है? एक्चुअली में वर्षा का मतलब क्या, देखिए, जब इस प्रकार से आर्द्रता वाली हवा, आर्द्रता और हवा ये साथ में चल रही होती है, तो इसे कोई अवरोध चाहिए होता है, रुकावट। क्योंकि जब वो चलेगी नॉर्मल अपने रेंज में, तो जब रुकावट उसमें आएगी ना, तो उस रुकावट को पार करने के लिए वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना चाहेगी। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगी तो इस आर्द्रता और हवा का टेम्परेचर घटेगा। और जब तापमान इसका घटता जाएगा, हीट इसमें से कम होती जाएगी, तो टेम्परेचर घटने से ये एक समय आएगा कि क्रिस्टल के रूप में बदल जाएगी। और क्रिस्टल मतलब ये बादल का फॉर्म हो गया। और जब ये बादल काफी भारी हो जाएगा तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण से ये नीचे की ओर गिरेगा, और इसी को कहेंगे वर्षा। नॉर्मल कंसेप्ट ये होता है। तो जहां पे अवरोध हो ना, हवा, आर्द्रता वाली हवा के लिए, वहां बारिश होने की पूरी संभावना होती है। जब अवरोध नहीं होता है तो हवा बिना बारिश के ही चल जाती है, क्योंकि बादल के लिए आइडियल कंडीशन नहीं बनता। हवा ऊपर चढ़ नहीं पाती है अवरोध को पार करने के लिए, उसका टेम्परेचर नहीं घटता और ठंडी नहीं होती है। राजस्थान का पूरा कहानी ही यही है, ठीक है, कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। और जब तक वो ठंडा होगी तब तक बादल बनेगा नहीं, बादल बनेगा नहीं तो उस कंडीशन में काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर ए आएगा। 13 का करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, सबसे करेक्ट आंसर है। यहाँ ध्यान रखिए, अगर कोई पर्वत का शिखर है, जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, जब ये आर्द्रता वाली हवा भारत से आगे बढ़ती है तो हिमालयी क्षेत्रों में ऊपर चढ़ती है ये, क्योंकि हिमालय रोकता है इसको। ऊपर चढ़ने के कारण से हिमालय के इस तरफ तो काफी वर्षा हो जाती है, लेकिन यहीं जो लद्दाख का इलाका होता है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। जहां पहले बारिश सारी हो गई, हवा उधर जा ही नहीं पाई, तो लद्दाख में शीत मरुस्थल हमें देखने को मिलता है, शीत मरुस्थल प्राप्त होता है। ठीक है, इसके पीछे की कहानी बेसिकली यही है। उधर बादल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, क्योंकि अवरोध के कारण से यहीं पे सारी घटना हो जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 13 का ए हुआ। 14 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, तो सही है। बाघों को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम है, ये भी सही है। ये वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। ये गलत है, ऐसा नहीं था कुछ। ठीक है, 1 और 3 करेक्ट आंसर है सी। यहां ध्यान दीजिएगा कि 2010 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये निर्णय लिया गया था 2010 में कि 2011 से 20 तक, ठीक है, का जो समय होगा, ये अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दशक होगा। ये ध्यान दीजिए, जैव विविधता दशक होगा। ये कहा गया था 11 से 20 को। ठीक है, 20 से 30 जो है, ये क्या है, 2020 से 30 इकोसिस्टम रेस्टोरेशन रेस्टोरेशन दशक रखा गया है 20 से 30 को। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ठीक है, पारिस्थितिकीय संरक्षण कुछ ऐसा है, दशक के रूप में 2020 से 30 को रखा गया है। ठीक, दशक के रूप में। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड है। इसमें एलिफेंट प्रोजेक्ट कब था, हाथी परियोजना। हाथी परियोजना जो है ये लाया गया था 1992 में, 1992। ठीक है, ये दो बड़े फेमस परियोजना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है। भारत की जनगणना में पहली बात तो ये कि कुल
जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 8.3% लगभग एसटी है, शेड्यूल ट्राइब्स है। पहली बात तो ये, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ठीक। एक पॉइंट। अब उसमें भी भील का जो है परसेंट सबसे है, लगभग 38% के आसपास। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गई भील, ठीक है, करेक्ट आंसर हो गई भील, जो महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम में, इन सब चीज़ों क्षेत्रों में ये भील पाई जाती है। 8-9 राज्यों में, कुछ झारखंड में भी 38% कंटेन करती है। दूसरे नंबर पे सेकेंड पोजीशन पर कौन है? गोंड है। ये एमपी तथा छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपकी गोंड आती है, पहले पे भील, दूसरे पे गोंड। 15 का करेक्ट आंसर आपके पास बी निकल के आएगा, बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करने वाली है? ध्यान दीजिएगा, गंगा का मैदान ये वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, इस तरह से, ऐसे, और ये आपका पठारी क्षेत्र है, ठीक है, ऐसे। इसको डिवाइड करने वाली जो है ये है विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल की जो श्रेणी है वो गंगा के मैदान और आपकी जो पठार है, ये गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान, और ये है प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। तो इसको अलग कर देती है ये विंध्याचल श्रेणी। करेक्ट आंसर हो गया ए, ठीक है। अरावली श्रेणी की जहां तक बात किया जाए तो ये गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है, दिल्ली की पहाड़ी भी इसको कहा जाता है, दिल्ली तक। सर्वोच्च सर्वोच्च जो चोटी है ये गुरु शिखर है। गुरु शिखर कहाँ है? ये माउंट आबू के पास है, माउंट आबू के पास के निकट गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है। ये विश्व के प्राचीनतम बलित पर्वत के उदाहरण है, बलित पर्वत के उदाहरण है। कौन? अरावली। हिमालय की जहां तक बात की जाए, ये नवीन बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है, ठीक। 3 श्रेणी इसकी मानी जाती है। एक को हम कहते हैं हिमाद्री, सबसे ऊपर की श्रेणी, जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर तक मानी जाती है, ठीक है। ओलिगोसीन काल में इसका, ओलिगोसीन में इसका विकास हुआ, ओलिगोसीन में। उसके बाद आती है दूसरी हिमाचल श्रेणी, जिसमें पीर पंजाल वगैरह है, धौलाधर है। हिमाचल श्रेणी मिडिल हिमालयाज जिसको कहते हैं, ये 4700 से 3500 तक है, मीटर तक, ठीक है। और इसका निर्माण प्लायोसीन में हुआ, प्लायोसीन में हुआ, मायोसीन, सॉरी, इसका निर्माण जो हुआ है वो मायोसीन में हुआ है, मायोसीन। ये 4700 से लेके 3500 तक है, ठीक है, मायोसीन काल में हुआ। और तीसरी श्रेणी जो एक होती है, इसको कहा जाता है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी सबसे नवीन श्रेणी यही है, शिवालिक श्रेणी, ठीक है, जो 1200 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है, ठीक। ये सबसे नवीन श्रेणी है, नवीन श्रेणी है, नई श्रेणी है। और ये प्लायोसीन काल में इसका निर्माण हुआ, प्लायोसीन काल में, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है हिमालय की श्रेणियां, ठीक है, तीनों को आपको याद रखना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? एक तो पहले चौरी के बदले चेरो विद्रोह होगा, चेरो विद्रोह, विद्रोह ये भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, भूषण सिंह के नेतृत्व में अपने भाई के हिस्सेदारी में विवाद को लेकर यह किया गया था, भूषण सिंह के नेतृत्व में। और ये 1800 के आसपास हुआ था, 1800 में ये हुआ था, ठीक है, 1800 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा 17 का ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक। 1800 के आसपास ये विद्रोह किया गया था, ठीक है।
यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1832 में भूमिज विद्रोह भी बिहार में हुआ था। भूमिज विद्रोह, जनजातीय विद्रोह था ये। इसके नेतृत्वकर्ता थे, नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण थे। गंगा नारायण के नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया था। एक तो पॉइंट ये हो गया भूमिज विद्रोह का। और फिर एक कोल विद्रोह भी देख लो। कोल विद्रोह ये 1831 में होता है और ये बुद्धो भगत के नेतृत्व में किया जाता है। बुद्धो भगत के नेतृत्व में, ठीक है। ये सभी तो शोषण के खिलाफ था और वो अपने हिस्सेदारी भाई के विरोध में जो है चूड़ामन राय थे, वो भूषण सिंह के भाई थे। और उन दोनों की आपसी विवाद की वजह से भूषण सिंह के नेतृत्व में ये चेरो विद्रोह किया गया था, ठीक है। चेरो उस समय पे एक देसी रियासत हुआ करता था 1800 के आसपास। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे लगेगा हमारे पास उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। चौड़ी विद्रोह कोई विद्रोह नहीं था, ध्यान दीजिएगा। 17 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया ई। 18 पे आते हैं। हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो असम का, ध्यान दीजिएगा। काजी नेमू असम का बनाया गया है, ठीक है, राजकीय फल। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 से। 54 से प्रारंभ, ठीक है, 54 से प्रारंभ। और ये सर्वोच्च सिविल सम्मान है। सिविल सम्मान है ये, सिविल सम्मान है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक। और ये जो है कुल मिलाकर अभी तक 53 लोगों को दिया जा चुका है। 53 लोगों को मिल चुका है, तो करेक्ट आंसर हो गया 19 का बी, करेक्ट आंसर बी। उसके बाद 20 है। 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये प्रधानमंत्री के द्वारा, पीएम यानी प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई। क्या कहता है ये कहता है कि सोलर पैनल अपने घर की छत पर लगाने वाले, घर की छत पर लगाने वाले लोगों को, लगाने वाले लोगों को, ठीक है, सरकार सब्सिडी भी देगी। सरकार कुछ सब्सिडी प्रदान करेगी और प्रोत्साहित करेगी, और प्रोत्साहित करेगी। इसे लेकर के ये काम हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के करेक्ट आंसर इसका निकला, पीएम का नाम ही नहीं है कहीं, तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है। करेक्ट आंसर 20 का होगा ही, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा ही शुरू किया गया है, ठीक है, मुफ्त घर बिजली योजना। क्वेश्चन नंबर 21। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीतने वाले कौन थे? ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला का खिताब किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर होगा एरिना सबालेंका। एरिना सबालेंका, इसने महिला का खिताब जीता, ठीक है, एरिना, एरिना सबालेंका। और पुरुष का खिताब इटली के जैमिन सीरन के द्वारा जीता गया, ठीक है, सीरन के द्वारा। ओपन ये पुरुष का सीरन के द्वारा, महिला का एरिना सवालेंका के द्वारा, ठीक है। ए करेक्ट आंसर इसका है 21 का, ए 22 पे आते हैं। आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सिवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो इंग्लैंड की है, करेक्ट आंसर सी है, इंग्लैंड। आईसीसी अवार्ड 2023 में नेट सिवरब्रंट इंग्लैंड की है, इसको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। 23 पे आइए। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया? तो जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। जो तस्करी की जाती है बच्चों की, है ना, उसको रोका गया और इतने बच्चों को वहां परिवार से मिलाया गया। इधर उधर बच्चे जो थे इनको बिना तस्करी वाले भी कुछ थे उसमें, तो ये कहलाता है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के नाम से जाना जाता है। 23 का करेक्ट आंसर आपके पास सी आ गया, सी आ गया। और 24,
मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है? शुभमन गिल को। ये कभी काफी लोकप्रिय बैट्समैन है, क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो शुभमन गिल को जो है पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। 24 का बी। 25, पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बड़फुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? पहली बात तो ये प्रतिमा जो है ये कांस्य की प्रतिमा है, ध्यान दीजिएगा, कांस्य की प्रतिमा का अनावरण हुआ और ये असम में किया गया है। असम में, ध्यान दीजिएगा कि असम में 1500 के आसपास, ईस्वी के आसपास आसपास अहोम साम्राज्य का शासन था। अहोम अहोम वंश का शासन था। उसी अहोम वंश में शासन था। इस वंश के एक महान सेनापति ये बड़फुकन थे। बड़फुकन थे, ठीक है। और फिर उन्हीं को समर्पित ये प्रतिमा असम में उसका अनावरण किया गया है। अहोम वंश असम का एक प्रसिद्ध वंश था। उसके प्रसिद्ध शासक वीर लाचित बड़फुकन, ठीक है, जो कमांडर थे, सेनापति थे, उनकी याद में ये किया गया है। 26, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही बात है ये। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए विरोध हुआ था, ये भी सही बात है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक। साइमन कमीशन जो था इसको कहा गया था श्वेत कमीशन। विरोध इसी बात को लेकर हुआ था, श्वेत आयोग, क्योंकि इसमें सारे अंग्रेज थे और सारे जो अंग्रेज थे तो इसी बात को लेकर विरोध हुआ कि भारतीय इसमें क्यों नहीं है, बिना भारतीय के कौन सा काम ही करेंगे, ठीक है। इसलिए विरोध हुआ था। लाला लाजपत राय को पुलिस ने पीटा था इसमें और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। आगे लाइन में पूरा कर देता हूं, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई मृत्यु हो गई थी। अब जब मृत्यु हो गई थी तो उस समय जो अधिकारी था वो था सॉन्डर्स। और बाद में चल के भगत सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी। इसकी हत्या कर दी थी, ध्यान दीजिएगा इस बात को। भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है। 1928 का ये था कहानी। तो इसमें एस एवं आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो 26 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया ए। 26 का करेक्ट आंसर ए। 27 पे आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था, इसमें अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष ये बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे अध्यक्ष, ठीक है। और इसमें जो है पहली बार एक योजना समिति का निर्माण किया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं, जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री, फालतू बात है। इसमें योजना आयोग की अवधारणा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। एक योजना समिति के निर्माण की बात इसमें रखी गई थी। ये 1938 का अधिवेशन था। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का नाम आया है तो मैं एक चीज और इसमें क्लियर कर दूं कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी। और इसमें भी अध्यक्ष चुन लिए गए थे, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है। लेकिन फिर गांधी जी से मतभेद होने के कारण वो किसी और को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, पट्टाभी सीतारामैया को। तो काफी विवाद हो गया। उसके बाद इस विवाद को समाप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, यहाँ पर रिजाइन दे दिया। और रिजाइन देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग हटकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की किसने? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की। इस फॉरवर्ड ब्लॉक में बिहार के सीलभद्र
सीलभद्र याजी भी शामिल थे, बिहार के शामिल थे। ये क्वेश्चन कई बार आएगा, आने की पूरी संभावना है। सीलभद्र याजी शामिल थे जो कहाँ के थे? बख्तियारपुर के थे, बख्तियारपुर के थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारे पास इसमें आ गया सी, 27 का सी। 28 पे आते हैं, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में विचार करना है। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। बिल्कुल सही है। उससे पहले के जो भी आंदोलन किए गए थे, चाहे वो महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह हो, खेड़ा हो, अहमदाबाद हो, छोटे छोटे लेवल पर था। सबसे बड़ा आंदोलन जो था यही था। ठीक है, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के बाद यह हुआ था। खिलाफत आंदोलन में ही हिंदू मुस्लिम एकता दिखी थी, जो 1919 में हुआ था। इसी में हिंदू मुस्लिम एकता दिखी थी और वो चल रही थी। उससे भी पहले 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम एकता दिखी थी। बिल्कुल कंडीशन बड़ा बेहतर था उस समय हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर, और तभी आंदोलन हो गया। तो फिर इसमें बिल्कुल सही लाइन है कि आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्य वर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष, श्रमिक वर्ग, जितने भी समाज के वर्ग थे, सबको इसमें सहायता, सब लोगों ने इसमें भागीदारी की थी। सबका मिश्रण था। 3 भी सही है, 2 भी सही है, 1 भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो गया इसमें 1 से अधिक। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, डी ये करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से इस आंदोलन ने काम किया। ध्यान रखिए यहां पर, जब ये 5 अप्रैल 1922 को चौड़ा चौड़ी कांड के बाद, चौड़ा चौड़ी के बाद स्थगित हुआ, स्थगित हुआ तो एक काम और हुआ था। क्या हुआ था? लखनऊ समझौता रद्द हो गया। ध्यान दीजिएगा, रद्द हो गया। और फिर मुस्लिम और जो कांग्रेस थी वो लगभग अलग हो गई थी। तो कांग्रेस और मुस्लिम के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ था लीग के बीच 16 का, वो कब समाप्त हुआ? तो वो चौड़ा चौड़ी के बाद समाप्त हो गया था। ध्यान दीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं 29 पर। ये एक मैराथन की बात है। ठीक है, बीपी शिक्षक 3 के लिए, पीआरटी के लिए चल रहा है ये मैथ का। आप इसको देख सकते हैं, 7 PM से रहेगा। ठीक है, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? आपको पता होगा 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स में आया। 1892 में क्या हुआ था? विधान परिषद परिषद की शक्ति में वृद्धि की गई थी। शक्ति में वृद्धि, नंबर 1। दूसरा, विधान परिषद की संख्या भी बढ़ाई गई थी। विधान परिषद विधान परिषद की संख्या नहीं, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। सदस्यों की संख्या में वृद्धि। ये 2 काम 1892 में हुआ था। 1909 में तो हो ही गया ये करेक्ट आंसर। 1919 वाले में क्या हुआ था? 1919 वाले में प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन, डायरेक्ची की शुरुआत की गई थी 1919 में। 1935 में क्या हुआ? यही एक संघ का निर्माण किया गया। संघ का निर्माण, ठीक है, भारत एक संघ होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ इसी में कि केंद्र में द्वैध शासन को प्रारंभ किया गया, प्रांत से हटा लिया गया। प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। शासन समाप्त कर दिया गया। कितने पॉइंट थे? कर दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कांग्रेस लीग समझौता, जिसको लखनऊ समझौता कहते हैं, इसका दूरगामी परिणाम क्या था? देखिए, कांग्रेस लीग समझौता के 2 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट क्या था कि कांग्रेस
तथा मुस्लिम लीग में लिख रहा हूं, एमएल का मतलब मुस्लिम लीग, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने साथ मिलकर सरकार पर संवैधानिक सुधारों के लिए दबाव बनाने का कार्य किया। दबाव बनाने का कार्य किया। ये समझौता था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने साथ मिलकर सरकार पर संवैधानिक सुधारों के लिए दबाव बनाने का कार्य किया, सहमत हुए कि ये करेंगे। और दूसरा क्या कि कांग्रेस ने अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर लिया। और यही वो कारण था कि आगे चल के मुस्लिम और हिंदू के बीच ऐसी स्थिति बनी कि देश के विभाजन की नौबत आई। ठीक है, तो यहाँ पे और बाद में चल के भारत जो है का एक टुकड़ा विभाजित हुआ और पाकिस्तान बना। इस पॉइंट में जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसका तत्कालिक परिणाम तो कांग्रेस लीग समझौता का ये हुआ कि एकता तत्कालिक तुरंत में ये दिखा, लेकिन लॉन्ग में एकता रही नहीं। और दूरगामी परिणाम ये हुआ कि भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तात्कालिक अगर पूछता तब ये होता, दूरगामी पूछ रहा है तो भारत का विभाजन, पाकिस्तान का निर्माण। दो हिस्से थे कांग्रेस लीग समझौते के, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया, वो एक्चुअली में क्या था? वो था मुस्लिम लीग स्थापना। इससे उस समय इतना नहीं था। 1905 में बंगाल विभाजन नहीं, बंगाल विभाजन तो ऑलरेडी और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रमोट किया था, बढ़ाने का काम किया था। विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व का स्थानों का आरक्षण, कुछ इस तरह की बात होनी चाहिए, पूरा लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतभेद के बीज बोए गए थे, इसी में अंतः देश का विभाजन इसी पॉइंट ने करवाया था। ठीक है, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थान। ठीक है, ये 31। तो करेक्ट आंसर हो गया सी, इसमें से करेक्ट आंसर सी हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा, सलीमुल्लाह खां के द्वारा कहाँ किया गया? ढाका में किया गया था। ढाका में किया गया था। ठीक है, किया गया था। 32। इंडियन एसोसिएशन 1876 में ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की संस्था थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की संस्था थी। ध्यान दीजिएगा कि उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जब इस संस्था की स्थापना की थी, तब भारत का जो गवर्नर था, वायसराय था, वो था लीटन। और लीटन के द्वारा कई काम किए गए थे, जैसे शस्त्र अधिनियम लाया गया था। शस्त्र अधिनियम कि किसी भी भारतीय को शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। वर्नाकुलर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, भारतीय अखबारों को प्रतिबंधित करने के लिए। ठीक है, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट काम थे। हैं? तो और उसमें उसके बाद इसने क्या कर दिया था कि जो प्रशासनिक सेवा होती है, प्रशासनिक सेवा प्रशासनिक सेवा में उम्र जो है प्रवेश के लिए उम्र को 21 से घटाकर 19 कर दिया था। 21 से घटाकर 19 कर दिया था। ये सारे काम थे। इन सब कामों का विरोध करने के लिए इंडियन एसोसिएशन ने काफी विरोध किया था, इन सारे कार्यों का। इस सभी कामों का विरोध इंडियन एसोसिएशन ने किया था। विरोध किसने किया? इंडियन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इन सभी का ध्यान रखिएगा, एक नहीं सबका। यहाँ पूछ रहा है किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? पहला था
भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। ए, शस्त्र अधिनियम और भारतीय प्रेस भाषा अधिनियम, उसके बाद इस पर भी विरोध किया था इंडियन एसोसिएशन ने, इसके बाद, ठीक है, जमींदार ये नहीं था। तो ए, और हालांकि देखा जाए तो ये सर्वप्रथम कह रहा है तो सर्वप्रथम इसी को लेकर हुआ था और सेकेंड टर्म में ये भी था, तो आप करेक्ट आंसर ए लगा सकते हैं, ठीक है, ए लगा सकते हैं। हालांकि इन सभी को लेकर इंडियन एसोसिएशन का विरोध हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, सभी को लेकर सारे पॉइंट्स थे। उस समय लीटन था, बाद में जब रिपन बना तो उसने इन सारी चीजों को समाप्त कर दिया था। रिपन ने इन सभी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम देखते हैं कि अब हो गया, बस यहीं तक क्वेश्चन था 32 तक। तो आज की क्लास यहीं तक, आज चूंकि रिकॉर्डिंग क्लास थी, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, सर्वर की वजह से। अगले क्लास में फिर हम लोग लाइव रहेंगे, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच तब तक के लिए।